नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। तीन दिन में दूसरी बार हरियाणा पहुंचे जेपी नड्डा। पंचकुला में जेपी नड्डा का मेगा रोड शो। सीएम मनोहर, नायब सैनी सहित कई नेता मौजूद। चंडीगढ़ कोर्ट में पेश हुए मंत्री संदीप सिंह। कोच यौन शोषण मामले में हुई सुनवाई। 3 अर्जियों पर हुई सुनवाई। सिरसा यूनिवर्सिटी की गुमनाम चिट्ठी पर सियासत। छात्राओं के यौन शोषण के आरोप पर विपक्ष ने घेरी सरकार। धनखड़ बोले, होगी सख्त कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज फिर हरियाणा के दौरे पर रहे। 3 दिन में दूसरी बार जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर हैं। लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर रखते हुए जेपी नड्डा ने आज पंचकुला में बड़ा रोड शो किया, जो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो था। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित किया। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं में बेहद जोश देखने को मिला। एक गाड़ी में जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी मौजूद रहे, तो वहीं दूसरी गाड़ी में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा भाजपा प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा राज्य में 30 नवंबर को शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन नागरिकों में नया जोश भर रही है। इस यात्रा के दौरान लोगों के स्वास्थ्य की जांच से लेकर सरकारी योजनाओं और सेवाओं का मौके पर ही लाभ प्रदान किया गया है। नागरिकों में नई उमंग और जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल 7 जनवरी यानी कल यात्रा में भागीदारी करने वाले लोगों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की और उपायुक्तों से यात्रा के संबंध में फीडबैक लिया। नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निदान बारे में भी फीडबैक लिया। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में आयोजित कार्यक्रमों में नागरिकों की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही निदान हो सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की कवरेज बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह यात्रा पूर्ण होने के बाद शहरी क्षेत्रों में आगामी समय में भी सघन प्रचार किया जाए। इसके लिए मोदी की गारंटी की गाड़ी की संख्या में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह आज चंडीगढ़ जिला अदालत में पेश हुए। अदालत में पीड़ित पक्ष की ओर से दायर की गई 5 में से 3 अर्जियों पर बहस हुई। इससे पहले 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान संदीप सिंह ने कोर्ट में पेश न होने के लिए छूट मांगी थी। पीड़िता के वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल की ओर से दायर की गई अर्जियों में पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई। मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट से हटाकर सेशन कोर्ट में चलाने की मांग और केस की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर चलाने की मांग की गई। तीसरी अर्जी आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने कहा था कि इलाका मजिस्ट्रेट जमानत देते हुए उच्च शर्तें लगा सकता है, लेकिन अभी तक आरोपी पर कोई भी शर्त लगाई नहीं गई है। और पीड़िता के वकीलों ने कहा कि आरोपी सरकार में मंत्री है और पीड़िता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इन सभी अर्जियों पर संदीप सिंह को जवाब देना है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में छात्राओं की गुमनाम चिट्ठी द्वारा प्रोफेसर पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि उन्हें गृह मंत्री अनिल विज पर भरोसा है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा के जिला सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के छात्राओं के यौन शोषण के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। जी हां, यूनिवर्सिटी के एक विभाग की 500 छात्राओं की गुमनाम चिट्ठी सामने आने के बाद सिरसा की एसीपी दीप्ति गर्ग टीम सहित यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां वे छात्राओं और आरोपी प्रोफेसर से पूछताछ कर रही हैं। वहीं गुमनाम चिट्ठी को लेकर अब यूनिवर्सिटी में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। किसानों के लिए खुशखबरी है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के खाते में 31 करोड़ रुपए डाले हैं। पिछले साल भारी बारिश, ओलावृष्टि और जलभराव से खराब हुई गेहूं, सरसों और जौ सहित अन्य फसलों के बीमा क्लेम के रूप में 31 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। भिवानी, सिरसा सहित 7 जिलों के 29,438 किसानों को क्लेम राशि मिली है। कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक लगभग 11,000 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में सीधे किसानों के खाते में पहुंचाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले किसान
अपनी फसल मंडी के अंदर लेकर जाता था तो 6-7 महीनों तक उन्हें पैसा ही नहीं मिलता था। लेकिन उनकी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे 72 घंटे के अंदर ही किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाता है। गणतंत्र दिवस में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में इसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। कर्तव्य पथ पर निकलने वाले परेड का रिहर्सल तो काफी दिनों से चल ही रहा है। अब राज्यों से भी जानकारी आने लगी है कि किस झांकी में क्या होगा। हरियाणा की झांकी को लेकर भी जानकारी सामने आई है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर इस बार डिजिटल हरियाणा थीम पर झांकी निकलेगी। भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय की कमेटी ने इस थीम को मंजूरी दे दी है। हरियाणा सरकार की ओर से 3 थीम कमेटी को भेजे गए थे। इसमें राखी गढ़ी, सूरजकुंड मेला और डिजिटल हरियाणा शामिल हैं। डिजिटल हरियाणा की थीम के जरिए हरियाणा के डिजिटल स्वरूप को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें परिवार पहचान पत्र को आधार बनाकर प्रदर्शित किया जाएगा। कैसे एक बटन दबाने पर हरियाणा सरकार 136 योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। दिल्ली कर्तव्य पथ पर इस बार विकसित भारत थीम पर झांकी निकाली जा रही है। हर बार सभ्यता या संस्कृति पर झांकियां निकलती रही हैं, मगर इस बार कर्तव्य पथ का नजारा कुछ अलग ही होगा। सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जगह जगह निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का गांव कमालपुर रोडान में पहुंचने पर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मेहर सिंह कलामपुरा ने शिरकत की। उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ देने के उद्देश्य से चलाई विकसित भारत संकल्प यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने ग्रामीणों को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि 22, 23, 24 डिपार्टमेंट यहाँ पर हमारे यहाँ पर हैं। सारे के सारे मौके के ऊपर लोगों की समस्याओं को हल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाली है। मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विधायक रामकुमार कश्यप जी का, कि दिन रात होकर के इतनी मेहनत कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है सर, बीजेपी का टारगेट क्या है चुनाव का, क्या कहेंगे? बीजेपी का टारगेट लोकसभा में तो आपको पता ही है कि 400 से ज्यादा सीटें हमारे आने वाली है। कोई टारगेट हम ये तो नहीं कह सकते कि फिक्स इतनी होगी, लेकिन मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि ये जो माहौल गांव के अंदर बना हुआ है और जिस तरह से 10 साल के अंदर 2014 से लेकर के अभी तक सरकारों ने काम किया है, दोनों के दोनों, हमारी केंद्र में भी और हरियाणा के अंदर भी और इंद्री विधानसभा के अंदर भी दूसरी बार हमारे विधायक लगातार बने हैं यहाँ से भी। तो मैं तो इंद्री के लोगों को भी, विधानसभा के लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा कि पहले कर्णदेव कंबोज जी को जिता करके भेजा और आज रामकुमार कश्यप जी आपके बीच में लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी सफलता हमें इस बार बीजेपी को मिलने वाली है। सोनीपत से गुजरने वाली पश्चिमी यमुना लिंक नहर पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा हादसा सोनीपत जिले के गांव ककरोई के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार नहर में जा गिरी। बताया जा रहा है कि कार में गांव हलालपुर के रहने वाले 3 चचेरे भाई मौजूद थे। एक को तो ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि दूसरे के शव को बरामद कर लिया गया। तो तीसरे युवक की तलाश में गोताखोर प्रयास कर रहे हैं। 3 चचेरे भाई अनिल, सहदेव और सुमित गांव से स्कॉर्पियो कार में सवार होकर निकले थे, लेकिन जब वे गांव ककरोई के पास पहुंचे तो उनकी तेज रफ्तार कार पश्चिमी यमुना लिंक नहर का डिवाइडर तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। कार को अनिल चला रहा था, जिसको राहगीरों ने जिंदा बाहर निकाल लिया, लेकिन सहदेव का शव बरामद कर लिया गया। तो सुमित के शव की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। यमुनानगर के मेलावाली गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार वाले पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मामला समय रहते दर्ज कर लिया होता तो शायद नीटू जिंदा होता। मृतक नीटू के पिता सोहन सिंह ने कहा कि वह घर से किसी इंस्टीट्यूट के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद घर नहीं आया। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने जब नीटू के शव को मेलावाली गांव के खेतों में देखा तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है, तो दूसरी तरफ परिवार वाले पुलिस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं। इसमें सर मैं गांव से सरपंच हूँ और चेयरमैन हूँ। इसमें सर ऐसा है कि ये बंदा रात का 8 बजे का लापता हो रहा है। आकाश इंस्टीट्यूट है अपना गाबा के पास में, वहाँ पे ये पीएन है लड़का। तो वहाँ से जब ये आया 6:15 बजे निकला था वहाँ से, तो 8 बजे घर के आने तब तीस शुरू कर दी थी। हमारा बेटा पता नहीं कहाँ गया। तो रामपुरा चौकी में पड़ता है वो एरिया। तो रामपुरा चौकी में ये दरखास्त ले गया कि हमारा बंदा गुम हो गया, कि उसको देखो। किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी, बोले जी हमारा तो एरिया नहीं पड़ता ये वो। उसके बाद हमारे गांव के 20-30 आदमी इकट्ठे होकर के गए, ढूंढना शुरू किया। तो मेलावाली में उसकी लोकेशन मिली। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे को रात को 2 बजे फोन कराया। फिर मैंने छप्पर थाना को फोन कराया, SHO को। SHO ने वापस फोन उनको कराया
रामपुरे वाले को, भैया आप दरखास्त क्यों नहीं ले रहे जब आपका एरिया पड़ता है। तो फिर मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर को फोन किया, डीएसपी हेडक्वार्टर ने उनको बोला भैया आप ऐसा करो, दरखास्त क्यों नहीं ले रहे आप। फिर उन्होंने दरखास्त ली, मतलब तड़के में 3 बजे जाकर FIR दर्ज करी। अगर रात ही टाइम से पहले FIR हो जाती तो वो लड़का नहीं मरा था किसी कीमत पर भी। उन्होंने क्या करा, उनको मौका मिल गया बच्चे को मारने का, उन्होंने बच्चे को तड़के में अपना मार दिया, मार कर गोहर में डाल दिया। तो मारा तो सिर्फ कहना ये है, अगर पुलिस चाहती हमारा बेटा मरा नहीं था, वो बच जाता। और जब से मोहित अंडा SP यहाँ से बदले, क्राइम ज्यादा बढ़ गया। मेरी SP साहब से रिक्वेस्ट है कि जो अपना रामपुरा चौकी में लगे हुए उनसे जवाबदारी लें इस बात की कि हमारा बंदा कैसे मरा। हमारे पूरे गांव में रोष है, पूरे इलाके में रोष है। ये लड़का अंडा, मीट, शराब, बीड़ी, सिगरेट चलता, कुछ नहीं खाता था, किसी कोई राजनीति में भी कोई हिस्सा नहीं लेता था। ये लड़का क्या कार्य करता था सर? ये PN लगा हुआ था वहां पे। अंबाला में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। करीब 7 माह बाद अंबाला में 2 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ये दोनों अंबाला सिटी के रहने वाले हैं और एक ही परिवार के हैं। इनमें एक 28 वर्षीय युवक है जो कनाडा से लौटा है और 14 वर्षीय किशोरी अमेरिका से लौटी है। खांसी, जुकाम आदि कोविड के लक्षणों के चलते दोनों ने अंबाला सिटी नागरिक अस्पताल में सैंपल दिया था और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट आने के बाद दोनों में संक्रमण पाए जाने की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत दोनों मरीजों को घर में आइसोलेट कर दिया और वहीं पूरे परिवार के सैंपल लिए गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी संक्रमित नहीं पाया गया है। अक्सर चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम को हैक किए जाने के आरोप लगते रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? इसी तरह के और सवालों के जवाब मिल रहे हैं ईवीएम मशीन पर स्वयं को सब कुछ देखकर। जी हां, देश प्रदेश में चुनाव आयोग ने ईवीएम की भ्रांतियां दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाया है। यमुनानगर जिला सचिवालय में एक बूथ स्थापित किया गया है जिसमें बेल्ट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट यूनिट लगाया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था का प्रतिनिधि, राजनीतिक दल का प्रतिनिधि आकर खुद पूरी कार्यप्रणाली को जान सकता है। यहाँ काफी लोग आ रहे हैं, स्वयं ईवीएम का बटन दबाते हैं, उसके बाद वीवीपैट पर पता लगता है कि जहां बटन दबाया गया है वहीं मतदान हुआ है। इस पर यमुनानगर के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही यमुनानगर जिला सचिवालय में विशेष बूथ बनाया गया है। कई बार ये आवाजें उठती हैं कि कोई मशीन की फंक्शनिंग कैसे है, क्या उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ऐसी आवाजें हम अक्सर सुनते हैं, अखबारों में भी, टीवी पे भी, लोगों में भी। तो उन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये बूथ लगाया गया है जहां पे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और साथ में वीवीपैट मशीन भी लगी हुई है। तो लोग आकर इसका देख सकते हैं ऑपरेशन कैसे होता है, कैसे चलती है, कैसे वोट डलता है, वीवीपैट में कैसे आपको कंफर्म होता है कि हाँ मैंने जहां वोट डाली थी उसी पर्ची निकली है। तो लोगों के शक, शुबे और भ्रांतियां और दुष्प्रचार को रोकने के लिए बेसिकली ये लगाई गई है। चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों, चाहे आमजन हो, या कोई ऐसे लोग हों जिन्होंने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, वो सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे आके एक ट्राई ले सकते हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर देखिए इसको, सो दैट अफवाहें फैलाने का अवसर ना मिले, दुष्प्रचार न हो और किसी भी प्रकार की भ्रांति, शक, शुभा भी किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।